गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं लेफ्टिनेंट श्वेता गोस्वामी आप लोगों का बीए बीएड फोर्थ ईयर की क्लास में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम यूरोपियन हिस्ट्री पढ़ रहे हैं और यूरोपियन हिस्ट्री में हम लोग अभी तक पुनर्जागरण, धर्म सुधार आंदोलन और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जैसे जो चेंजेस थे उस टाइम 15-14 सेंचुरी के बाद में हुए थे उनके बारे में जानकारी ले चुके हैं। अब टाइम है एक ऐसी क्रांति के बारे में पढ़ने का जब देखो, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि राष्ट्रवाद की भावना, वाणिज्यवाद, औपनिवेशीकरण, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जैसे बड़े बड़े युगांतकारी परिवर्तन इतिहास में देखने को मिलते हैं, यूरोपियन हिस्ट्री में देखने को मिलते हैं। तब स्टार्टिंग होती है, प्रारंभ होता है कुछ क्रांतियों का, लेकिन हम इतिहास में एक आज इस ऐसी क्रांति के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जिसे गौरवपूर्ण क्रांति, ब्लडलेस रेवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है, ग्लोरियस रेवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है। देखो बच्चों, जब हम किसी भी आंदोलन की बात करते हैं, किसी विद्रोह की बात करते हैं, किसी क्रांति की बात करते हैं, तो उसका जो पर्सपेक्टिव, जो एक पिक्चर हमारे दिमाग में बनता है वो ये बनता है कि खून खराबा हुआ होगा, उसके अलावा एक युद्ध भूमि का क्षेत्र होगा, दो टीम होगी एक दूसरे के विरोधाभास में लड़ने के लिए, शस्त्र होंगे, अस्त्र होंगे। लेकिन हाँ, आज हम जिस क्रांति के बारे में पढ़ रहे हैं, जिस परिवर्तन के बारे में पढ़ रहे हैं, वहां पर इस तरह की कोई भी घटना नहीं हुई, इसीलिए इसे एक ग्लोरियस, गौरवपूर्ण क्रांति या ब्लडलेस रेवोल्यूशन के बारे में जानते हैं। और ब्लडलेस रेवोल्यूशन है, ग्लोरियस रेवोल्यूशन है, 1688 में हुआ था। और ये हाँ, बात कर रहे हैं हम इंग्लैंड की क्रांति की। ओके, तो देखो, हम थोड़ा सा बैकग्राउंड पढ़ते हुए फिर हम पॉइंट टू पॉइंट बात पढ़ेंगे ताकि आपको अच्छे से एक स्टोरी की तरह बात समझ में आ जाए। देखो, इंग्लैंड की क्रांति, अगर हम बात करें किसकी, इंग्लैंड की, तो इंग्लैंड की क्रांति हुई 1688 में। कब हुई बच्चों? 1688 में। और 1688 से पहले अगर हम लोग बात करें, वैसे आप 88, 89 की बात कर सकते हैं, उससे पहले की हम बात करें अगर यूरोप की, किसकी बात करें? यूरोप की। तो यूरोप में उस टाइम में मैक्सिमम जो कंट्रीज थी वहां पर कौन से धर्म का बोलबाला था? ईसाई धर्म का। कौन से धर्म का? ईसाई धर्म का। और आपको पता होगा ईसाई धर्म से संबंधित एक धर्म सुधार आंदोलन हुआ था। कौन सा सुधार आंदोलन? रिलीजियस रिफॉर्मेशन, धर्म सुधार आंदोलन हुआ था। और धर्म सुधार आंदोलनों के फलस्वरूप जो ईसाई धर्म था, कौन सा धर्म? ईसाई धर्म था, ये दो भागों में विभाजित हो गया था। एक था कैथोलिक, कौन सा था? कैथोलिक। और एक था प्रोटेस्टेंट। क्योंकि ये कैथोलिक धर्म में आई हुई जितने भी आडंबर थे, जो विचारधाराएं थी, उन सबका क्या कर रहे थे? प्रोटेस्ट कर रहे थे, विरोध कर रहे थे। तो दूसरा धर्म जो हमको देखने को मिलता है बच्चों, वो क्या था? प्रोटेस्टेंट। और प्रोटेस्टेंट के जो प्रणेता थे प्रोटेस्टेंट धर्म के, वो आपको अच्छे से पता है कौन थे? मार्टिन लूथर। मार्टिन लूथर। अब देखो, यहाँ तक आपको फर्स्ट पॉइंट ये समझ के चलना है कि ईसाई धर्म के दो शाखाएं, दो ब्रांचेस देखने को मिलती है। फर्स्ट वन इज कैथोलिक और सेकेंड वन इज प्रोटेस्टेंट। ठीक है। अब इंग्लैंड में क्या होता है कि कुछ धर्म तक तो कैथोलिक चलते हैं, कुछ धर्म तक प्रोटेस्टेंट चलते हैं, और बहुत सारी चीजें अलग अलग चेंज होती है। 1615 के बाद में 1615 के आसपास में आप देखोगे, 1615 के आसपास में इंग्लैंड में पहली बार पार्लियामेंट रूल, पार्लियामेंट मतलब आपको अच्छे से पता है संसदात्मक जो है वो व्यवस्था है, प्रारंभ हो जाती है। लेकिन इसमें जो है ऑटोक्रेसी, डेमोक्रेसी जैसा कोई बात नहीं है। इसमें पार्लियामेंट में भी वही लोग हैं जो कि राजा के या फिर बोल सकते धनाढ्य परिवार से बिलोंग करते हैं, रिच है, व्यापारी वर्ग है, अच्छा, जिसमें समाज में जिस वर्ग का बोलबाला है वो ही वर्ग है। ठीक है। तो अब क्या होता है कि 1688 की एक घटना है कि 1688 तक आते आते यहाँ पर जो राजवंश था बच्चों, वैसे बहुत अच्छा इनका बैकग्राउंड है, लेकिन आपको केवल मेजर बात ये याद रखनी है कि इस टाइम तक आते आते ईसाई धर्म जो है कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट दो भागों में विभाजित हो चुका है। कोई कैथोलिक धर्म यानी कि ईसाई धर्म का जो मेन ब्रांच थी उस पर बिलीव करता था, कोई प्रोटेस्टेंट, जैसे कि मार्टिन लूथर ने बोला था कि अपने जीवन व्यवस्था को, देखो कैथोलिक में क्या था, कैथोलिक धर्म को बेसिकली ईसाई धर्म यानी कि जीसस क्राइस्ट द्वारा जो बाइबल है उसके अकॉर्डिंग चलाया गया था। लेकिन कैथोलिक धर्म में भी समय के अनुरूप बहुत ज्यादा आडंबर आ जाते हैं, रीति रिवाज आ जाते हैं, अंधविश्वास फैलने लग जाता है, जिसका प्रोटेस्ट कौन करता है? मार्टिन लूथर। और इसी वजह से एक नवीन शाखा आती है और उन्होंने बोला कि अपने जीवन को अगर अच्छे से जीना है तो जीसस क्राइस्ट कभी ये नहीं बोलते कि आप अपने जीवन के तर्ज पर जितनी आय है, पहले करते क्या थे? कैथोलिक धर्म यानी पोप है, पादरी है, वर्चस्व इनका बढ़ने लग गया। आम जन से बोलने लग गए कि ईसाई धर्म में अगर तुम अच्छा
तुम अगर अच्छी क्रिश्चियन तभी कहलाओगे, तुम अपने धर्म के परिवार तक तभी कहलाओगे जब तुम क्या करोगे, अपनी आय का मैक्सिमम पैसा जो है किसको दोगे, चर्च को दोगे। तभी तुम्हारा जो है जो भी दुख दर्द है इस जीसस क्राइस्ट जो है वो तुमसे खुश होंगे। लेकिन प्रोटेस्टेंट धर्म के अकॉर्डिंग मार्टिन लूथर ने बोला कि बाइबल के तर्ज पर चल के भी आप किसको प्राप्त कर सकते हो, स्वर्ग को। ठीक है, आप लोगों ने पुनर्जागरण के फलस्वरूप देखा होगा पाप विमोचन पत्र, इंडल्जेंस लेटर। ठीक है, पाप विमोचन पत्र क्या था कि आप अगर इस एक लेटर को चर्च से खरीद लोगे तो होगा क्या, अगर आप इसको खरीद लोगे तो आप जिंदगी भर जितने भी आप पाप किए हैं उससे आपको क्या मिल जाएगी, मुक्ति मिल जाएगी, मोक्ष प्राप्त होगा। इवन कि आप लोगों को बड़ी ही विडंबना है। ठीक है, इसमें ये बोला गया कि जो कैथोलिक धर्म के उस टाइम में 16वीं सेंचुरी में जो इतना ज्यादा विरोधाभास देखने को मिलता है, ईसाई धर्म में इतनी कुरीतियां देखने का मिलता है, क्योंकि ये लोग बोलने लगे स्वर्ग में हम आपके सीट्स भी बुक कर देंगे। ठीक है, जिसकी वजह से एक हमारे प्रवर्तक थे, समाज सुधारक मार्टिन लूथर ने बोला ऐसा कुछ नहीं है, बाइबल की तर्ज पे चल के भी आप मोक्ष को प्राप्त कर सकते हो, अच्छे कर्म करो, अपने जीवन को अच्छा बनाओ, तभी आप जीसस क्राइस्ट क्या होंगे, खुश होंगे। ठीक है, तो धीरे धीरे क्या हुआ, प्रोटेस्टेंट धर्म के लोग भी बढ़ने लग गए, कैथोलिक धर्म के लोग भी बढ़ने लग गए। 1688 में इंग्लैंड में, कहां पर, 1688 में इंग्लैंड में राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी। कौन सी व्यवस्था थी, राजतंत्रात्मक। स्टोरी लाइन समझो ताकि फिर पॉइंट टू पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आए। राजतंत्रात्मक व्यवस्था यानी कि राजा रहता था, और कौन सा वंश था, स्टुअर्ट वंश। कौन सा वंश था, स्टुअर्ट वंश का जेम्स द्वितीय। स्टुअर्ट वंश का जो जेम्स द्वितीय था वो कैथोलिक वंश का क्या करता था, कैथोलिक अनुयायी था। जेम्स द्वितीय क्या था, कैथोलिक, कौन से धर्म को मानने वाला, कैथोलिक धर्म को मानने वाला। और जब कैथोलिक धर्म के अनुयायी थे तो आप अच्छे से जान सकते हो कि इंग्लैंड में उस टाइम रहने वाली जो प्रोटेस्टेंट जनता थी वो बहुत ज्यादा थी। उनके खिलाफ क्या करता था ये जेम्स द्वितीय, बड़ा ही दुराचारी था, बिल्कुल निरंकुश राजा था। और कैथोलिक लोगों को अपने हिसाब से जैसे अच्छी पोस्ट देना है, उनका टैक्स माफ कर देना है, उनको सजा नहीं देनी है, ये सारे कार्यक्रम किया करता था। लेकिन अगर प्रोटेस्टेंट धर्म का अगर कोई अनुयायी है तो उसके साथ में दुर्व्यवहार करना, इसका अपने आप में बहुत ही बोल सकते हैं कि बड़ा ही दुराचारी व्यवस्था को अपनाता है। कौन, जेम्स द्वितीय। अब जेम्स द्वितीय की दो पत्नियां थी। कितनी पत्नियां थी, दो। पहली जो पत्नी थी वो प्रोटेस्टेंट धर्म को मानने वाली थी, यानी कि पहली पत्नी जो थी जेम्स द्वितीय की वो प्रोटेस्टेंट धर्म के अनुयायी थी, और दूसरी जो थी वो कैथोलिक धर्म को अनुयायी थी। अब क्या होता है, काफी साल हो जाते हैं और इस प्रोटेस्टेंट धर्म को मानने वाली जो इसकी पत्नी थी, इससे इसको एक पुत्री होती है। क्या होती है, एक पुत्री होती है। तो पुत्री भी कौन से धर्म को मानेगी, बट ऑब्वियसली बात है प्रोटेस्टेंट धर्म को। अब यहाँ पर क्या था कि यहाँ की जनता, किसकी, इंग्लैंड की जनता जो है बहुत ज्यादा इनके दुर्व्यवहार से क्या थी, त्रस्त थी, असंतोष थी, सब कुछ था। लेकिन कहीं ना कहीं मन में ये प्रयास था, कहीं ना कहीं विचार था कि जेम्स द्वितीय की जैसे ही मृत्यु होगी तो नेक्स्ट कौन बनेगा, इसकी पुत्री जो है जिसका नाम था मैरी। क्या नाम था, मैरी। इस मैरी को ही राजा बना दिया जाएगा और प्रोटेस्टेंट धर्म के साथ में जो दुर्व्यवहार हो रहा है वो बंद होना शुरू हो जाएगा। अब बात आ रही है समझ में, हम वापस रिपीट कर रही हूँ। 1688 में से पहले क्या था, राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी, स्टुअर्ट वंश के जेम्स द्वितीय का शासन था। जेम्स द्वितीय की दो पत्नियां थी, पहले को नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, ये ध्यान रखना, प्रोटेस्टेंट धर्म के अनुयायी थी और ये चाहती थी कि प्रोटेस्टेंट धर्म के लोगों के साथ में अच्छा हो। और दूसरी कौन सी, कैथोलिक धर्म की अनुयायी। अब प्रोटेस्टेंट धर्म से पहले इसकी क्या थी, एक पुत्री थी जिसका नाम था मैरी। अब थोड़े टाइम के बाद में मैरी का विवाह हो गया, मैरी विल गेट मैरिड। ठीक है, विवाह कर दिया गया ऑरेंज के, कौन से, ऑरेंज, जिसे आज वर्तमान में हम हॉलैंड बोलते हैं, ऑरेंज के राजकुमार के साथ जिसका नाम था विलियम। क्या नाम था, विलियम। तो ये एक स्टोरी आपको याद रखनी है। नाम क्या था बच्चों, वापस लिख देती हूँ, विलियम। ओके, तो ये विलियम जो है ये भी प्रोटेस्टेंट धर्म को मानने वाला था। तो अब इंग्लैंड की जनता ये जानती थी कि एक ना एक दिन तो जेम्स द्वितीय का जो राजा है वो कहीं ना कहीं शासन जो है खत्म होगा और उसके बाद में किसका राज आएगा, पुत्री मैरी का, और किसका आएगा, विलियम का। लेकिन तत्कालीन कार्य, और इसी तर्ज पर जनता जो है बोलती है कि कभी ना कभी ये सारी चीजें होगी और हमको जो असंतोष व्याप्त है, जो हमारे में हमारे साथ में जो शोषण हो रहा है उसका दी एंड होगा। लेकिन होता क्या है, तत्कालीन कारण के रूप में आपको देखना है कि कैथोलिक धर्म मानने वाली जो इसकी द्वितीय पत्नी थी, इससे एक पुत्र की प्राप्ति होती है और इस पुत्र को जन्म देना ही
इंग्लैंड की क्रांति का क्या होता है? तात्कालीन कारण। क्या था? तात्कालीन कारण। तो आपको ये चीज समझना है कि स्टोरी, एक बैकग्राउंड मैंने आपको समझाया कि पहले क्या था कि इंग्लैंड में मैक्सिमम जो जनता थी वो कैथोलिक हुआ करती थी, फिर धीरे धीरे प्रोटेस्टेंट लोग भी रहने लगे, इस तरह से प्रोटेस्टेंट जनता भी रहने लगी। अब जब दुर्व्यवहार शुरू हुआ जेम्स द्वितीय का और कैथोलिक लोगों के साथ में, एक तरह से बोल सकते हैं भेदभाव की नीति अपनाता था। प्रोटेस्टेंट लोगों को जो है वो कभी भी अच्छा व्यवहार नहीं करता था और कैथोलिक धर्म के लोगों के साथ में अच्छा व्यवहार करना, उन्हें अच्छी पोस्ट देना, टैक्स को माफ करना, ये सारी चीजें करता था। जनता ये समझ कर चली थी कि हम विद्रोह नहीं करते, राजा के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं करते। क्यों? क्योंकि आने वाले टाइम में तो प्रोटेस्टेंट धर्म की जो हमारी महारानी है, उनकी हमारी जो प्रिंसेस है मैरी, ये और इसका पति ही क्या बनेंगे? इसके दावेदार बनेंगे राजगद्दी के। लेकिन होता क्या है, कैथोलिक धर्म से जो इनकी पत्नी थी उससे एक पुत्र का जन्म हुआ, और बट ऑब्वियसली बात है कि जब पुत्र का जन्म हुआ है तो पुत्री को कोई भी उत्तराधिकारी नहीं मानेगा। तो ये एक तरह से मोटा मोटा मैंने आपको क्या बता दिया, बैकग्राउंड बता दिया। तात्कालीन कारण के रूप में आप देखोगे कि कैथोलिक पत्नी या जेम्स द्वितीय के घर में द्वितीय रानी से पुत्र का जन्म होना ही इसका तात्कालीन कारण था। लोग अभी तक तो केवल वेट कर रहे थे, लेकिन जैसे ये कहानी सारी खत्म होती है, लोग सोचते कि नहीं, अभी हमें अपने खिलाफ, जो हमारे खिलाफ जो दुर्व्यवहार हो रहा है, शोषण हो रहा है, अव्यवस्था फैली हुई है, उसके खिलाफ हमको आवाज उठानी ही पड़ेगी। तो आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। ये देखिए, ये इंग्लैंड है, स्कॉटलैंड, ये पूरा का पूरा जो मैंने बताया, नॉर्थर्न आयरलैंड, वेल्स, ये पूरा जो है इंग्लिश चैनल वगैरह, ये सारे के सारे क्या है? इंग्लैंड का पार्ट है। ओके, उस टाइम में यही इंग्लैंड हुआ करता था। यूनाइटेड किंगडम, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स, फिर नॉर्थर्न आयरलैंड को मिलकर इन्होंने यूके बना दिया, फिर ग्रेट ब्रिटेन था। तो ये सारी कहानी आपको समझनी है कि इसको पूरा जो मैंने ब्लू से कर रखा है, ये क्या था? ब्रिटिश आयरलैंड। ओके, देखो, द ग्लोरियस रेवोल्यूशन, ऑल्सो कॉल्ड द रेवोल्यूशन ऑफ 1688 एंड द ब्लडलेस, रक्तहीन क्रांति रेवोल्यूशन, took place from the 1688 to 89 in England, involved the overthrow of the Catholic king James द्वितीय, who was replaced by his Protestant daughter Mary and her Dutch husband William of Orange। यही चीज मैंने आपको बताई, इंग्लिश में भी सेम टू सेम चीज है। फिर ग्लोरियस रेवोल्यूशन इन 1688, पार्लियामेंट विलियम एंड मैरी टू बिकम द रूलर ऑफ द इंग्लैंड, इन्हें इनवाइट किया गया था। दे एग्रीड एंड व्हेन दे अराइव्ड इन इंग्लैंड, जेम्स द्वितीय फ्लेड टू द फ्रांस। ठीक है, सेकेंड मैं बता दूंगी क्या क्या हुआ था। द ब्लडलेस ओवरथ्रो ऑफ किंग जेम्स द्वितीय बिकेम नोन एज द ग्लोरियस रेवोल्यूशन। Before they could be crowned, William and Mary had to accept the English Bill of Rights 1689, limited the power of the monarchy। यानी कि आपको ये कहानी समझनी है कि अब हुआ क्या था। ओके, देखो, ग्लोरियस रिवोल्यूशन है, रिवोल्यूशन विच एंड्स स्टार्ट्स, और देखो इंग्लैंड के जो ग्लोरियस रेवोल्यूशन है, इंग्लैंड की क्रांति में हुआ क्या था? एक मेग्ना कार्टा पास किया गया जिसके अकॉर्डिंग प्रजाजन को अधिकार दिया गया अपनी बात रखने का। एक सिविल वॉर जो था वो ऑलरेडी जो है दी एंड होता है ग्लोरियस रिवोल्यूशन और इंग्लिश बिल ऑफ द राइट। ये कहीं ना कहीं आपको चारों पॉइंट याद रखने हैं कि 1688 से पहले और उसके दरमियान क्या क्या हुआ। एक मेग्ना कार्टा पहले से पास हो चुका था, मेग्ना कार्टा पास हुआ था 1615 के आसपास में, और 1615 के आसपास में अधिकार दिया गया था कि वो अपनी बात रख सके। उसके अलावा आप देखोगे कि इंग्लैंड में 1615 के बाद में जो है सिविल वॉर शुरू हुआ। सिविल वॉर मतलब कि प्रजाजन अपने ही जो बोल सकते हैं कि राजा के खिलाफ, अपने साथ में जो दुर्व्यवस्था है उसके खिलाफ आवाज उठाती है। ग्लोरियस रिवोल्यूशन इज 1688 और इंग्लिश बिल कब पास हुआ? 1689। ओके, तो ये आपको समझ के चलना है कि अब हुआ क्या था। हम थोड़ा थोड़ा दे लेके पढ़ेंगे। ग्लोरियस रिवोल्यूशन ये मैंने बता दिया था आपको। व्हाट वाज इट? यानी कि ग्लोरियस रिवोल्यूशन क्या था? यानी कि रक्तहीन क्रांति, इंग्लैंड की क्रांति वॉज द ओवरथ्रो ऑफ जेम्स द्वितीय ऑफ इंग्लैंड। यानी कि जेम्स द्वितीय के शासन को समाप्त करने के साथ ही ये रक्तहीन क्रांति समाप्त हो गई। समटाइम्स ब्लडलेस रेवोल्यूशन और रिवोल्यूशन ऑफ 1688 बोला जाता है। जेम्स ओवरथ्रो बिगेन मॉडर्न इंग्लिश पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, नेवर अगेन वुड द मोनार्की
होल्ड एब्सोल्यूट पावर, यानी इससे पहले क्या होता था कि राजा के पास में सभी अधिकार हुआ करते थे, लेकिन जैसे ही ह्यूमन राइट यानी कि मानवाधिकार पत्रों को पर साइन किए गए मैरी और विलियम के द्वारा। मैरी और विलियम कौन थे, आपको अच्छे से पता है। मैरी और विलियम जो थे जेम्स द्वितीय के पुत्री और दामाद थे, और इन लोगों ने जब ये सारी चीजें एक्सेप्ट कर दी तो सभी जो पार्लियामेंट थी उन्होंने बोला कि नहीं, अभी तक जो है राजतंत्रात्मक ही व्यवस्था थी, लेकिन अब जनतंत्रात्मक होगा, राजा का भी शासन होगा और जनता का भी शासन होगा। राजा को जो अनुचित अधिकार दिए गए उसके ऊपर एक चेक मार्क कर दिया गया, उस अधिकारों को लिमिट कर दिया गया था इसके अकॉर्डिंग। द इंग्लिश पार्लियामेंट, द लेजिस्लेटिव बॉडी रिप्रेजेंटिंग द पीपल, ज्वाइन टुगेदर विद द विलियम ऑफ ऑरेंज एंड मैरी एंड फोर्स जेम्स द्वितीय टू गिव अप द थ्रोन, यानी कि जो विरोधी प्रोटेस्टेंट लोग जो थे उन्होंने जब इनको इनवाइट किया, मैं एक एक करके आपको पॉइंट बताऊंगी और अच्छे से समझ में आ जाएगा। द इंग्लिश पार्लियामेंट लेजिस्लेटिव बॉडी, जो कि पीपल को यानी कि इंग्लिश पार्लियामेंट संसद जो थी, उन्होंने विलियम और मैरी से दरख्वास्त की और इसके बाद में जेम्स द्वितीय ने राजगद्दी को क्या कर दिया, त्याग दिया। दिस इवेंट वॉज कॉल्ड द ग्लोरियस रेवोल्यूशन, established that a ruler's power comes from the parliament and not what this limited government in England। देखो ये बहुत अच्छे से कब समझ में आएगा, जब अपन एक एक करके इसको समझेंगे। ओके, तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ओके, तो इंग्लैंड की क्रांति अगर आपको समझनी है, किसकी क्रांति, इंग्लैंड की क्रांति, इंग्लैंड की क्रांति अगर आपको समझनी है, जिसे हम लोग रक्तहीन क्रांति, ग्लोरियस रेवोल्यूशन, ब्लडलेस रेवोल्यूशन के नाम से जानते हैं, तो कंडीशंस क्या हुई थी और किस तरह से ये एग्जीक्यूट हुई, परिस्थितियां क्या क्या थी हिंदी में, वो आपको देखने को मिलती है। पहला क्या था कि जैसे ही जेम्स द्वितीय के, भाई निरंकुश था, स्वेच्छाचारी था, सब कुछ था, लेकिन वेट कर रहे थे, लेकिन जेम्स द्वितीय के घर में जैसे ही किसका जन्म हुआ, पुत्र का जन्म हुआ, तो उसके साथ में ही तात्कालीन कारण जो बनता है वो इंग्लैंड की क्रांति का बन जाता है। सेकेंड जो परिस्थिति है, कंडीशन है, वो बनती है इंग्लैंड की क्रांति की कि जेम्स द्वितीय की जो पुत्री थी, जेम्स द्वितीय की, जो कि कौन से, किससे विवाह करती है, ऑरेंज के राजकुमार के साथ में, जेम्स द्वितीय की पुत्री मैरी और उसके डच हस्बैंड जिसका क्या नाम था, विलियम, विलियम जो कहाँ के राजकुमार थे, ऑरेंज, इनको इनविटेशन दिया जाता है किसके द्वारा, जेम्स द्वितीय की पुत्री मैरी और डच विलियम को निमंत्रण दिया जाता है कि आप आओ और इंग्लैंड की गद्दी को क्या करो, संभालो। निमंत्रण किसके द्वारा दिया जाता है, प्रोटेस्टेंट धर्म के, ये सेम टू सेम आपको याद रखना है, प्रोटेस्टेंट धर्म के जो पादरी वर्ग था, पादरी वर्ग था, ठीक है, इस पादरी वर्ग के हिग और टोरी, हिग और टोरी संप्रदाय, हिग और टोरी संप्रदाय के लोगों द्वारा इन्हें इनवाइट किया गया, आओ और इंग्लैंड का जो राजगद्दी है वो आप हासिल करो, अदरवाइज हम आपके पिता को तो वैसे भी हटा देंगे। अब मैरी और विलियम क्या करते हैं, मैरी और विलियम भी क्या करते हैं, इसको एक्सेप्ट करते हैं। इसके पीछे भी क्या रीजन है वो हम आगे की क्लास में देखेंगे। मैरी और विलियम जो कि ऑरेंज के क्या होते हैं, राजकुमार और रानी होते हैं, ये इस निमंत्रण को क्या कर देते हैं, स्वीकार कर देते हैं, और ये कौन से बंदरगाह पर आकर उतरते हैं, टोरबे बंदरगाह पर। कौन से बंदरगाह पर, टोरबे बंदरगाह पर इनका स्वागत किया जाता है। अब जब इसकी घटना, ये घटना किसके पास पहुंचती है, जेम्स द्वितीय के पास, स्टोरी की तरह समझो, किसके पास पहुंचती है, जेम्स द्वितीय के पास में जब ये सूचना पहुंचती है तो वो वैसे तो सेना लेकर जाता है, क्या करता है, सेना लेकर इनके विद्रोह का दमन करने के लिए जाता है, पादरियों का, मैरी और विलियम का विद्रोह का विरोध करने के लिए जाता है, लेकिन संसद द्वारा या पार्लियामेंट द्वारा, संसद प्लस पादरी वर्ग और किसको, कौन थे, और मैरी और विलियम, इनको देखकर, मैरी और विलियम को देखकर इनका, भाई सेना तो थी जेम्स द्वितीय के पास, इन सभी को एक साथ देखकर ये क्या करता है, विरोध करने की बजाय अपनी राजगद्दी का त्याग कर देता है। क्या कर देता है, राजगद्दी का त्याग, और राजगद्दी का त्याग करके कहाँ चला जाता है, फ्रांस। तो इसी वजह से, क्योंकि कोई भी खून खराबा नहीं हुआ, इसीलिए इस सभी कंडीशंस को इंग्लैंड के गौरवपूर्ण इतिहास में जगह मिलती है, और इसी कहानी को, इसी स्टोरी को
हम गौरवपूर्ण इतिहास और गौरवपूर्ण क्रांति के नाम से जानते हैं। ओके, तो ये स्टोरी थी जो आपको समझ में आनी चाहिए। भाई देखो हुआ क्या, जेम्स द्वितीय के जैसे ही पुत्र का जन्म हुआ तो जो निरंकुश स्वेच्छाचारी जेम्स द्वितीय का प्रशासन शासन के हिसाब से जो उम्मीद लगा के बैठे थे कि एक दिन तो इनका खत्म होगा, वो नहीं होता है। और जब ये सब खत्म नहीं होता है तो आपको अच्छे से पता है कि ये सारी चीजें कहानी जो है उसी तरह से चलती है। पुत्र का जन्म हुआ, मैरी और इनको बुलाया गया कि आप इस धर्म को अपना लो। मैरी और विलियम क्या करते हैं, स्वीकार कर लेते हैं, टोरबे बंदरगाह पर आते हैं। जेम्स द्वितीय इसके विद्रोह का दमन करने के लिए जाता है सेना लेकर, लेकिन संसद, पादरी वर्ग और मैरी और विलियम को सामने देखकर खुद जेम्स द्वितीय बिना कुछ कहे राजगद्दी का त्याग करके कहाँ चला जाता है, फ्रांस चला जाता है। और इसे ही इतिहास में गौरवपूर्ण इतिहास के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगर हम लोग आगे देखें तो आपको और समझना है। इसके बाद क्या हुआ था, मैरी और विलियम का, मैरी और विलियम का, मैरी और विलियम का संयुक्त शासन, मैरी और विलियम का संयुक्त शासन शुरू हो जाता है। लेकिन 1689 में पार्लियामेंट कहती है कि आपका जो राजतंत्र है इसके ऊपर निरंकुश नहीं होना चाहिए, अंकुश होना चाहिए। वो किसका अधिकार होना चाहिए, संसद का। ठीक है, तो एक तरह से 1689 में बिल ऑफ राइट्स, मानवाधिकार, ठीक है, मानवाधिकार या मानव के अधिकारों का घोषणा पत्र बिल ऑफ राइट्स को पास किया जाता है। और इस बिल ऑफ राइट्स के अकॉर्डिंग होता क्या है तो वो आपको समझना है, जिस पर मैरी और विलियम दोनों ही साइन करते हैं। इसके अकॉर्डिंग संसद के अधिकारों को, यानी कि संसद के अधिकारों को कानूनन माना गया। संसद के अधिकारों को, पहले क्या होता था, राजा किसी भी संसद द्वारा जो भी कानून पास होता था उसके अंतर्गत कुछ भी हेरफेर कर सकता था, कुछ भी चेंजेस कर सकता था। अंतिम जो अधिकार होता था वो राजा के पास था। लेकिन अब क्या था कि संसद के अधिकारों को कानूनी मान्यता, अधिकारों को कानूनी मान्यता दे दी जाती है, कानूनी मान्यता प्राप्त हो जाती है। सेकेंड बिल ऑफ राइट्स के अकॉर्डिंग क्या होता है, कर लेने और देने का, मतलब कर कितना लेना है, टैक्स लगाने का, लेना और देना। ठीक है, किस तरह से लेना है, क्या करना है, क्या नहीं लेना है। कर लेने और देने का अधिकार जो है अब किसके पास होगा, राजा के पास नहीं, किसके पास होगा, संसद के पास होगा। किसके पास होगा, संसद। और संसद में जो अब नियुक्ति होगी वो सभी लोगों की होगी, ना कि केवल और केवल धनाढ्य परिवार की। सेना में भर्ती, सेना में भर्ती का अधिकार किसके पास होगा, राजा के पास। सेना में भर्ती करने का अधिकार किसके पास होगा, राजा के पास। और सदस्यों को, सभी सदस्यों को, संसद के सदस्यों को अब स्वतंत्रता के साथ में कानून पारित करने का अधिकार, सदस्यों को स्वतंत्रता रहेगी। तो ये बिल ऑफ राइट्स जो है मैरी और विलियम के संयुक्त शासन प्लस संसद के शासन के साथ में प्रारंभ हुआ। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आज हमने डिस्कस किया कि इंग्लैंड की क्रांति गौरवपूर्ण क्रांति क्यों कहलाई गई। पहला पॉइंट तो सीधा सीधा मतलब यही निकलता है, क्यों, क्योंकि इसमें बिल्कुल बिना कोई बिल्कुल ही चुपचाप ही हर चीज हो गई थी। जेम्स द्वितीय अपने पति, अपनी बेटी, पुत्री और दामाद को देखकर खुद ही राजगद्दी को छोड़कर चला जाता है कि हाँ मैं निरंकुश हूँ और राजा अब जो है मेरी प्रजा मेरे को नहीं चाहती, इनका स्वशासन चाहती है। और इस तरह से मैरी और विलियम का और पहली बार प्रजाजन यानी कि ऑटोक्रेसी से हटकर डेमोक्रेसी में किसी भी शासन को चलाया जा रहा था। पहला, आज तक भी इंग्लैंड में राजतंत्रात्मक भी है, मतलब संवैधानिक राजतंत्रात्मक की स्थापना। ये जो सारे पॉइंट्स है ये संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना, संवैधानिक राजतंत्र। सीधा सीधा ये है कि संसद के अनुसार जो संविधान है संवैधानिक राजतंत्र की क्या की गई, स्थापना की गई। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।